हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और बच्चों, आज हम लोग अपना मैथमेटिक्स का जो है वो नया सेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं वो मैं बता देता हूँ कि हम लोग जो अभी इस समय कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, 3.1 कर रहे हैं और ये मैथमेटिक्स की क्लास चल रही, मैथ्स की क्लास चल रही है और ये है क्लास 10th की एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी आपकी बेस्ड जो है वो चल रही है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कल से या फिर शायद आज से ही लेक्चर रिकॉर्ड करके रख लूँ 9th क्लास के लिए। स्पेशली 9th क्लास के लिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ अपने ही चैनल पे। तो 9th क्लास की जो मैथ्स है वो आज या कल में आप लोगों को लेक्चर वहाँ से मिलना प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी रहेगी एनसीईआरटी रहेगी, हिंदी और इंग्लिश चलेगी। ठीक है, एनसीईआरटी रहेगी, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपकी चलेगी। दूसरी बात बता देता हूँ कि जो भी बच्चे मैथ की क्लास देख रहे हैं, अगर उनको क्लास नहीं मिल पा रही कि पहली क्लास कहाँ है, दूसरी क्लास कहाँ है, तीसरी क्लास कहाँ है, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ आप लोग और वहाँ पे जो प्लेलिस्ट आती है, ठीक है, प्लेलिस्ट में चले जाना। तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वहाँ पे आपको ऐसे लिखा होगा क्लास 10th मैथ करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, क्लास 10th मैथ्स करके प्लेलिस्ट बनी होगी। वहाँ पे आपको सारी क्लासेस नंबर वाइज मिल जाएंगी। ठीक है, वहाँ से आप लोग एक्सरसाइज देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग आज अपनी एक्सरसाइज 3.1 पे। मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया था, टेलीग्राम जिन बच्चों ने लिंक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम मैं बता देता हूँ, टेलीग्राम जो है मेरा चैनल है मून जायसवाल मैथ्स के नाम से है। ठीक है, मून जायसवाल मैथ्स, अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको ग्रुप मिल जाएगा। और जो भी बच्चे अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एक बच्चा जैसे पूछ रहा था कि सर SCF 51 आएगा, किसका SCF 51 आएगा मुझे देखना पड़ेगा, वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो तो मुझे आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, चलो आज हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, आपके जो कोर्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है। जो एक्सरसाइज 3 है, पूरी एक्सरसाइज में आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो नहीं है, तो इसको हमें नहीं पढ़ना है, ये आप समझ लीजिएगा। और ये आपकी शायद लास्ट में है, एक्सरसाइज 3.4 या 5 है समथिंग। ठीक है, तो उसको नहीं पढ़ना है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, जरा कॉपी पेन लेके बैठिएगा। यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले चर की बात कर लेते हैं या वेरिएबल्स की। ठीक है, तो इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल्स और हिंदी में कहते हैं चर कहते हैं। अब ये चर या वेरिएबल है क्या? अगर मैं आपके सामने इस तरह से लिखता हूँ x y z p q r, कुछ भी लिखता हूँ, t, कुछ सिंबल लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ संकेत लिख रहा हूँ, तो इन संकेतों का कोई मान होता है? मैथमेटिक्स में कोई मान होता है? आप ये कह सकते हो क्या कि 100 x का जो मान होगा वो पूरी मैथमेटिक्स में 100 होगा या पूरी मैथमेटिक्स में 4 ही आएगा? नहीं कह सकते। x का मान हर क्वेश्चन में बदलता रहता है, तो जिस चिन्ह का मान हर चीज में बदल जा रहा है तो वो क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं या चर कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे ये 100 क्या है? 100 एक अचर है। ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है। 100 का मान कितना हो सकता है? 100 का मान 100 ही होगा, इसके अलावा और कोई मान नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन x के ही मान आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं आता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण क्या होता है? यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं। लीनियर इक्वेशन या फिर रैखिक समीकरण, ये क्या चीज होती है समझिएगा। मैंने आपको पॉलिनोमियल्स बताया था। पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको क्या बताया था कि वहां पे आपकी कंडीशन होती है कि सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। यहां पे कंडीशन ये है कि यहां पे आप कितने भी वेरिएबल ले सकते हो, जैसे मैंने लिख लिया x + 3y बराबर 10 ले लिया। ठीक है, x + 3y बराबर 10 ले लिया मैंने। ये हमारे पास एक इक्वेशन है या समीकरण है। इंग्लिश में बोले इक्वेशन और हिंदी में बोलेंगे समीकरण। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? जी हाँ, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है जितने भी वेरिएबल्स लगे हैं उनकी पावर 1 होनी चाहिए। मतलब हमारे पास एक ये वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल ये है।
इन दोनों की पावर 1 है, देखते हैं, इसकी भी पावर 1 है, उसकी भी पावर 1 है। जी हाँ, ये लीनियर इक्वेशन है या रैखिक समीकरण है। दूसरी बात मैं करता हूं, अगर मैं इस तरह से लिख देता हूं खाली x बराबर 10, अब ये बताइए कि क्या ये रैखिक समीकरण है? जी हाँ, बिल्कुल ये रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? 1 है। जिस भी वेरिएबल की पावर केवल 1 होगी वो लीनियर इक्वेशन होगा, रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यह रैखिक समीकरण हो गया जो मुझे बताना था। और अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं और लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिख दी, मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x, ऐसे लिखता हूं 3x + 4y बराबर 12 लिख दिया। ये हमारे पास क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है, या हिंदी में बोले रैखिक समीकरण है। इसको ग्राफ के रूप में बताइए, तो ग्राफ के रूप में कैसे दर्शाते हैं जरा समझिएगा। मैंने आपको बताया था x और y एक्सेस बताई थी, ठीक है, वो समझते हैं। ये है क्या है? अगर इस तरह से मैं बेड़ी बेड़ी बनाता हूं या फिर हॉरिजॉन्टल में बनाता हूं तो क्या होती है? ये x एक्सेस होती है, इसे कहते हैं x एक्सेस कहते हैं। ठीक है, या फिर हिंदी में बोलते हैं x अक्ष बोलते हैं। अगर मैं खड़ी खड़ी लाइन बनाता हूं या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन बनाता हूं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं y अक्ष कहते हैं, y अक्ष कहते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं y एक्सेस बोलते हैं। इतनी सी बात समझ में आ रही है? हाँ, वो प्लस माइनस में बता दूंगा। अगर जो मैं बीच का हिस्सा देखता हूं, ये बीच का हिस्सा, ये बीच का, जहां पे दोनों लाइन कट कर रही है, यहां पे बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। और ओरिजिन पे हम कैसे डिनोट करते हैं? 0,0 से डिनोट करते हैं। अब ये 0,0 क्या होता है? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ये होता है x, y होता है। ठीक है, कहीं भी आप इन चारों क्वाड्रेंट में कहीं भी आप एक पॉइंट ले लो, कहीं भी एक पॉइंट ले लो, तो इसको कैसे डिनोट करोगे? x, y से डिनोट करोगे। ठीक है, यहां पे भी पॉइंट ले लेते हैं तो किससे डिनोट करते हैं? x, y से डिनोट करेंगे। यहां पे भी पॉइंट ले लेंगे तो किससे डिनोट करेंगे? x, y से डिनोट करेंगे। और यहां पे भी अगर पॉइंट ले लेते, कहीं पे भी पॉइंट ले लिए, तो वहां पे भी किससे डिनोट करेंगे? x, y से भी डिनोट। अगर हम इन लाइनों के ऊपर भी ले लेते, मान लीजिए इस लाइन पे हमने यहां ले लिया पॉइंट, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? x, y से ही डिनोट करेंगे। यहां पे भी कोई पॉइंट ले लिया तो किससे डिनोट करेंगे? x, y से ही डिनोट करेंगे। मतलब कहीं पे भी पॉइंट होगा तो x, y से ही डिनोट किया जाएगा। यहां पे भी हमने x, y से डिनोट किया। x, y से डिनोट करने का हम ये मतलब हुआ कि जहां जो x की वैल्यू है वो कितनी है? 0 है इस पॉइंट पे। y की कितनी वैल्यू है? y की वैल्यू है 0 है इस पॉइंट पे। ये ध्यान रखिएगा, ये ओरिजिन है, इसको ध्यान रखिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। यहां पे अगर इससे इधर साइड से, ओरिजिन से इधर चलते हैं तो ये क्या हो जाता है? प्लस x हो जाता है। ओरिजिन से ऊपर चलते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस y हो जाता है। ठीक है, ओरिजिन से अगर इधर चलते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस x एक्सेस हो जाता है। देखिए, ओरिजिन से इधर गए तो प्लस x, इधर गए माइनस x। ओरिजिन से इधर गए प्लस y, उधर गए तो माइनस y एक्सेस। ठीक है, बस समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी सी बात आपके समझ में आई होप आ गई होगी। ठीक है, चलिए हम ग्राफ को प्लॉट करना सीखते हैं। ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जाता है, ठीक है, ग्राफ कैसे बनाया जाता है उसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, एक टेबल बना लीजिएगा। जब भी आपको ये इक्वेशन दी जाए, हर एक इक्वेशन का ग्राफ जरूर बन जाएगा। कैसे बनेगा ग्राफ, मैं वही आपको बता रहा हूं। इस ग्राफ के पहले इसकी एक जो समीकरण दिया है या इक्वेशन दी है, इसकी पहले टेबल बना लेंगे x और y में। इस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, एक बार x बराबर 0 रखिएगा, फिर y का मान निकालिएगा। एक बार y बराबर 0 रखिएगा तो x का मान निकालिएगा। मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? x का मान 0 रख देते हैं। x का मान 0 रख देते हैं। तो इस इक्वेशन में x का मान 0 रखिए। इस इक्वेशन में x का मान, हमने x का मान 0 रखा है ना, तो इस इक्वेशन में x का मान 0 रखिए। कितना आ रहा है? x का मान 0 रखा तो 3 × 0 + 4y बराबर 12। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या से मल्टीप्लाई 0 करता है तो 0 हो जाता है। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 12/4, और 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। तो y बराबर कितना आ गया? y बराबर 3 आ गया। यहाँ पे y बराबर 3 लिख दीजिए, यहाँ पे y बराबर 3 लिख दीजिए। ठीक है, मतलब हमने एक बार x को 0 रखा तो y कितना आया? 3 आया। अब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। x बराबर 0, हमने यहाँ पे बोला था ना x बराबर 0 होता है, तो यहाँ पे x बराबर 0 हो गया, और y बराबर 3 है, तो y बराबर प्लस का 3 है, तो प्लस में यहाँ कहीं आएगा, प्लस में
यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, प्लस का 3 यहाँ कहीं आएगा। हम ये ऐसे एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लस का 3 ऊपर कहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि y का मान +3 है। अब एक बार y बराबर 0 रख के देख लीजिए, तो x बराबर क्या आएगा। अब हमने क्या किया, y बराबर 0 था, तो यहाँ पे आप y बराबर 0 रखो, तो y बराबर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x + 4 × 0 = 12, ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 12/3, 3 × 3, 3 × 4 12 = 4 आ जाएगा। x बराबर आ गया 4 आ गया, ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसको प्लॉट कर दो, इसको प्लॉट करो, तो y बराबर 0 था, y बराबर 0 यहीं पे था, और x बराबर +4 आ रहा है, तो x बराबर +4 कहीं यहाँ आएगा, ठीक है, +4 कहीं, x बराबर +4 यहाँ आएगा, और ये 3 आ रहा था, ठीक है। तो इसको दोनों क्रॉस को हमने मिला दिया, यही हो गया हमारा ग्राफ हो गया, इस इक्वेशन का ग्राफ ये हो गया। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 3x + 4y = 12। हाँ, आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे कितना भी बढ़ा दो, क्योंकि लाइन को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये आगे आप बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो है ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। मुझे पहले बेसिक बताना था आपको, बेसिक समझ में आ जाए, उसके बाद क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन सबसे आसान चीज होती है, समझिएगा, क्वेश्चन करना सबसे आसान होता है, सबसे मुश्किल होता है इसका बेस सीखना, ठीक है, इसका बेस सीखना जो है वो सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम लोग करते हैं। तो वो हिंदी और इंग्लिश आपके दोनों में दिया गया है, और आप उसे पढ़िएगा और उसका क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे जो भी आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है उसको आप जैसा बोला गया है, ठीक है, वैसा वैसा आपको लिखते चले जाना, आपको कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, जो लैंग्वेज लिखी गई है वही लिखना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मैं दोनों में आपको कराऊंगा, ठीक है। पहले इंग्लिश वाले बच्चे समझ लें, ठीक है। चलिए पहले हिंदी वाले बच्चे बता देता हूं, मैं इंग्लिश में बता देता हूं, ठीक है। इंग्लिश में बात बता दूंगा, इसी क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, चिंता मत करिएगा, मैं सारे क्वेश्चन करा के जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी वाले बच्चे लिखते हैं, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। तो यहां पे जितने भी लोग हैं उनको पहले क्या कर लीजिए, उनको कुछ ना कुछ मान लीजिए। तो यहां पे हमें 2 लोग मिल गए, कौन कौन 2 लोग मिल गए, एक तो आफताब मिल गया और दूसरी उसकी पुत्री मिल गई। आगे बढ़ते हैं, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। देखिए, जब भी पूर्व और या आगे की बात हो तो हमेशा एक काम करिएगा, पहले जितने लोग हों उतने लोगों को लिख लीजिए और उनकी जो वर्तमान आयु है उनको कुछ मान लीजिए। जैसे यहां पे मुझे 2 लोग मिल गए, कौन कौन मिल गए, आफताब मिल गया, मुझे कौन कौन मिल गए, आफताब मिल गया, ठीक है, मुझे आफताब मिल गया और उनकी बेटी मिल गई, ठीक है। यहां में 2 लोग मिल गए। अब इनकी हम वर्तमान आयु को कुछ मान लेंगे। तो आफताब की वर्तमान उम्र क्या है, वर्तमान उम्र हम मान रहे हैं, ठीक है, बराबर x माना। बेटी की, उनकी बेटी की वर्तमान उम्र कितना है, वर्तमान नहीं वर्तमान है, वर्तमान उम्र कितनी है ये हमने y मान ली। अभी इंग्लिश में भी समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा हुआ है 7 वर्ष पूर्व। देखिए, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले। तो यहां हमें इक्वेशन बनानी है, हर वक्त ध्यान दीजिएगा, हमें यहां पे क्या करना होता है, इक्वेशन बनाती है। तो 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो x में से 7 घटा देंगे, क्योंकि 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। अभी वर्तमान उम्र इतनी है ना, तो 7 वर्ष पहले की बात हुई तो 7 घटा देंगे, और यहां से y से भी 7 घटा देंगे, ठीक। अब ये किनकी आयु हो गई, ये आफताब की आयु है 7 वर्ष पहले की, और ये किसकी आयु है, बेटी की आयु है 7 वर्ष पहले की, क्योंकि इसमें बात कर रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं मतलब अमिताभ, मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। मैं जो है ये बात कर रहा है कि मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। कौन 7 गुना आयु का था, ये आफताब 7 गुना आयु का था। अगर तो बराबर करने के लिए जानते क्या करना पड़ता है, यहां पे बराबर करने के लिए जिसमें 7 गुना बोला गया है उसमें 7 गुना नहीं करिएगा, उल्टे में 7 गुना करिएगा, ठीक है।
यहाँ पे बोला गया है आफ्ताब जो है इससे 7 गुना आयु का था, तो यहाँ बराबर करने के लिए हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, बराबर करने के लिए उल्टे में, मतलब आफ्ताब में 7 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें बेटी में 7 से मल्टीप्लाई, 7 गुना बोला गया है, 7 गुना, तो 7 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। ठीक, अब हमारी ये पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे, अब सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 और 7 49 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, मैं जस्ट सिंपली सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, बराबर माइनस 49 और ये माइनस का 7 इधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा, क्योंकि घट जाएगा। ठीक है, निशान माइनस का आएगा। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन, ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन हो गई। आगे क्या बोलता है, अब से 3 वर्ष बाद, क्या बोलता है आगे, क्या बोल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद बात कर रहा है, मतलब अब से कब, वर्तमान से, वर्तमान से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद मतलब x प्लस 3 करती है और y में भी y प्लस 3 करती है, दोनों में सेम चीज करेंगे। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं मतलब अमिताभ की बात कर रहा है, ये मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, मतलब ये जो है मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जहां पे गुना बोला गया है वहां गुना मत करिएगा, उल्टी साइड में बराबर करने के लिए उल्टी साइड में हम लोग 3 से गुना कर देंगे, जिससे बोला गया उससे गुना कर देंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, उल्टी साइड में हम लोग 3 से गुना कर देंगे। इसको भी सॉल्व करते हैं, x प्लस 3 बराबर ये हो जाएगा 3y और अंदर जाएगा 9 हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, तो x माइनस ये हो जाएगा 3y बराबर 6 हो जाएगा। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, यहां तक हो गया। अब जरा इंग्लिश वाले बच्चे समझ ले, यही हमारे आंसर लाना था, हमें आंसर बीजगणित की फॉर्म में लाना था। अब यही बच्चे इंग्लिश वाले बच्चे सुन लें, इससे बोला गया आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, तो इसमें बच्चे कितने लोगों की बात हो रही है, 2 लोगों की बात हो रही है, एक तो आफ्ताब की बात हो रही है, दूसरी इसकी डॉटर की बात हो रही है। तो यहां हमने माना लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज, आफ्ताब प्रेजेंट एज क्या है, इक्वल टू x। फिर हमने माना लेट डॉटर प्रेजेंट एज कितनी है, बराबर है y। तो हमने यहां पे जितने लोग दिए गए हैं उनकी प्रेजेंट एज आप कुछ मान लीजिए, x और y z कुछ मान लीजिए। ठीक है, 3 लोग होते तो क्या करते हैं, x y z मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने वही किया, x और y में कुछ मान लिया। अब यहां पे आगे क्या बोला गया है, 7 ईयर अगो, तो 7 ईयर अगो की बात हो रही, मतलब पहले की, तो x में भी 7 हमने घटा दिया और y में भी 7 घटा दिया। ठीक, 7 ईयर अगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब जो है 7 ईयर अगो, मैं मतलब आफ्ताब, आई मतलब आफ्ताब जो है वो 7 टाइम्स था। कौन 7 टाइम्स था, आफ्ताब जो है वो 7 टाइम्स था, 7 टाइम्स था। तो जहां पे 7 टाइम्स इसमें बोला गया है, बराबर करने के लिए हम तो क्या करते हैं, बराबर करने के लिए हम लोग उल्टे में, मतलब बेटी में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे ये चीज हो जाएगी। ठीक है, बस इतनी सी चीज थी, यहां पे 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हमने ये सॉल्व करके ये ले आए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम अब से 3 ईयर आगे की बात कर रहा है, तो x प्लस 3 कर दिया और y प्लस 3 कर दिया। 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स, कौन मतलब ये, आई शैल बी 3 टाइम्स की बात कर रहा है, 3 टाइम्स यहां पे बात कर रहा है। तो हम लोग बराबर करने के लिए क्या करते हैं बच्चे, बराबर करने के लिए उल्टे में 3 से टाइम्स कर देते हैं। तो यहां पे हमने उल्टे में 3 से टाइम्स, 3 मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज हमारी आ गई आंसर में। ठीक है, हमें यही चीज लानी थी, इसको सॉल्व नहीं करना था, एक इक्वेशन ये लानी थी, एक इक्वेशन ये लानी थी, बस हमारे यहीं तक हमारा काम था, इसके अलावा मुझे आगे कोई काम नहीं था। ठीक है, अब हमें करना है ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं मैं आपको बता देता हूं, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों के। ठीक है, चलिए आगे हम लोग ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट मैंने अभी करना आपको सिखाया है, कैसे करते हैं। ठीक है, ये x हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा, ये प्लस का y हो जाएगा और ये माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, इस चीज की पहले टेबल बना लीजिए, टेबल बनाना बहुत जरूरी है, बिना टेबल बनाए ग्राफ मत प्लॉट करिएगा, गलती हो जाएगी कहीं ना कहीं। x और y कर देंगे, एक बार x बराबर 0 ले लेते हैं, एक बार x बराबर 0 ले लेते हैं, तो y कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको 0 ले लिए तो 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42 हो जाएगा।
तो -7y बराबर माइनस का 42, माइनस माइनस इधर से कट जाएगा तो 7y बराबर 42 आ जाएगा, और 7 एकम 7, 7 छंग 42, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 0 है, ठीक है। तो x बराबर 0 रखने पर कितना आ गया, y 6 आ गया। x बराबर 0, हमने बोला था यहाँ पे 0,0 होते हैं, x, y इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। x बराबर 0 है तो y बराबर 6 प्लस का 6 तो कहीं यहाँ आएगा, क्रॉस कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, इसी में सॉरी, अब y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे y बराबर 0 रख दीजिए, तो y बराबर 0 रखने पे क्या आ जाएगा, x बराबर -42 आ जाएगा। तो x बराबर -42 आ गया, तो यहाँ पे y बराबर 0 यहाँ रखा है, तो x बराबर -42 कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। तो बस हमें 2 पॉइंट मिल गया, दोनों पॉइंट को क्या करते हैं, जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, यही इक्वेशन हो गया, x -7y बराबर -42, ठीक है। ये चीज हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। इसमें भी वही सही करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, x और y में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल पहले बना लेंगे। x बराबर 0 रखते हैं तो y कितना मान आ जाएगा, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर -3, y बराबर 6 आ जाएगा, y बराबर -6/3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो y बराबर -2 आ जाएगा। x बराबर 0 रखने पे y बराबर कितना, y बराबर -2, यहाँ पे कहीं -2 आ जाएगा, ठीक है। एक बार y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर 0 रखने पर x बराबर 6 यहाँ कहीं आ जाएगा, प्लस का 6, ठीक है। तो इसको इससे कर देंगे और फिर आगे इसको करते चले जाएंगे, इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से ग्राफ प्लॉट होगा, बस मुझे और कुछ नहीं करना था, ये सेम हो गया और ये आपका ग्राफ आ गया, x -3y बराबर 6, ठीक है। सिंपल सा था, कोई इसमें देखिए क्वेश्चन बड़ा था लेकिन करना कुछ नहीं था इसमें। जो कह रहा है हमसे लैंग्वेज, जो हमसे लैंग्वेज कह रही है, जो हमसे भाषा कह रही है, हमको वही करना है। और अपने मन से कुछ भी दिमाग मत लगाइएगा बच्चे, इसमें दिमाग लगाएंगे तो दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 9th वाले बच्चे समझ लें कि 9th मैं कल से क्लास अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रहा है आपके सामने। मैं पहले अब इंग्लिश वालों को बताता हूं, फिर हिंदी वालों को बताऊंगा, ठीक है। द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर द ₹39। यहां पे कह रहा है कि अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज, मतलब कोच ने खरीदे 3 बैट और 6 बॉल। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जितनी चीजें हमें दी गई हैं उसको पहले कुछ मान लीजिए। तो बैट दिया गया है, यहाँ बैट्स दिए गए हैं, तो बैट्स दिए गए, मतलब बैट दिए गए, और बैट को हमने x मान लिया और बॉल को क्या मान लिया, बॉल को हमने मान लिया y मान लिया, ठीक है। बैट्स और बॉल दिए गए हैं तो बैट और बॉल को x y मान लिया। यहाँ पे दिया 3 बैट्स, तो 3 बैट्स मतलब 3x, और बॉल कितनी दी गई है, बॉल 6 दी गई है तो 6y, ठीक है। 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर कितने रुपए के हैं, 39 रुपीज के हैं। दोनों मिला के कितने रुपए के हो जाएंगे, 3900 रुपीज के हो जाएंगे। तो ये पहली इक्वेशन हमारे सामने आ गई, ठीक है, कोई शक नहीं। आगे बढ़ते हैं। लेटर शी बायज अनदर बैट, मतलब उसने एक और बैट खरीदा, मतलब एक और बैट मतलब 1x, एक बैट खरीदा, एक बैट की बात हो रही है। अनदर बैट मतलब एक बैट, अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल, 2 और गेंदें खरीदी, मतलब 2 मोर बॉल, मतलब यहां पे 2 मोर बॉल खरीदे, 2y बराबर कितने रुपए की हो गई, 2 मोर बॉल बराबर 1300 रुपए, 1300 रुपए की बात चल रही है, ठीक है। तो 1300 रुपए की यहां ये दूसरी क्वेश्चन हो गई, ठीक है। बस इतनी सी चीज थी। हिंदी वाले इस तरह से सुन लें, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में, मतलब देखो 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो यहां पे हमें 2 चीजें दी गई हैं, बैट मतलब बल्ला दिया गया है, और दूसरा दिया गया है गेंद दिया गया है, ठीक है। तो हमने बल्ला और गेंद को x और y मान लिया, कुछ नहीं किया, ठीक। आगे क्या बोल रहा है कि 3900 रुपए में हमने 3 बल्ले मतलब 3x, ठीक है, 3x हो गया, 6 गेंदें मतलब 6y हो गया, ठीक है।
कितने में खरीदी? 3900 रुपए में खरीदी थी। बाद में उसने एक और बल्ला मतलब 1x और तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें। यहां पे हिंदी वाले बच्चे जरा सही कर लें, जो सबसे लास्ट लाइन है जिसमें लिखा है उसी प्रकार की 3 गेंदें, जहां पे 3 गेंदें लिखा है वहां पे 2 गेंदें कर लीजिए। लास्ट वाली लाइन में हिंदी वाले बच्चे सही कर लें, उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में मिली, वहां 3 गेंदें नहीं है, वहां 2 गेंदें हैं, ठीक है। उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में मिली। 2 गेंदें कितने में मिली? 1300 रुपए में मिली। बस ये हमारे सामने क्वेश्चन बन गई और इसको ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। ग्राफ में जरा प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से प्लस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस वाई और ये हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है। ग्राफ में प्लॉट करना है, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। पहले इसकी टेबल बना लेते हैं, पहले वाले इक्वेशन की इसकी इक्वेशन टेबल बना लेते हैं। ये x और y, एक बार x बराबर 0 रखते हैं, उसके बाद y बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। ऐसे से x बराबर 0 रखने पर मान क्या इतना है? x बराबर 0 रखी जाएगा। यहाँ पे ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो कर लेते हैं यार, 0 × 3 × 0, ठीक है, प्लस 6y बराबर 3900। इसको सॉल्व करिएगा तो y बराबर आ जाएगा 650 आ जाएगा। इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, 650 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पहले प्लॉट करते हैं। तो इसको क्या करते थे? 0,0 मान लेते थे, ठीक है। x बराबर 0 दिया गया है तो y बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का 650। तो प्लस का 650 कहीं दूर जाके होगा, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा दूर होगा तो काफी फाड़ के नहीं बनाना आपको, एक बार मान लेना है कि यहाँ पे प्लस का 650 कहीं होगा। उसके बाद जब y बराबर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर, यहाँ पे हम लोग y बराबर 0 रख दिए इसी इक्वेशन में, y बराबर 0 रखें तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 1300 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1300 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर आ गया 1300। तो यहाँ y बराबर 0 रखा, y बराबर 0 आ रहा है तो x बराबर 1300 कहीं यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा 1300, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही होगा, इन दोनों को मिला दीजिएगा, इन दोनों को मिला दीजिएगा तो ये पूरा ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद यही वाला ग्राफ बनाएंगे, इसको इस ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x और y हो जाएगा। x का मान 0 रखेंगे, y का मान एक बार 0 रखेंगे। x का मान 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा? y 685 आएगा। y का मान यहाँ 0 रखेंगे तो x कितना आएगा? x आएगा 1300 आएगा, ठीक है। करके देख लीजिएगा, वही आएगा। तो सेम वही चीज बन रही है, 0 रखने पर 650 आ रहा है और यहाँ भी 0 रखने पर 1300 आ रहा है, ठीक है। मतलब इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ मैं रेड पेन से बना रहा हूं, इसका ग्राफ सेम इसी तरह आ जाएगा, ऐसे करके सेम इसी के ऊपर आ जाएगा, इसी के ऊपर ऐसे करके, इसी के ऊपर ही बना है, ठीक है, इसी के ऊपर ही आ जाएगा। तो सेम दोनों को एक दूसरे की लाइन जो है वो क्रॉस कर रही है, मतलब कट एक दूसरे को मिल रही है, ठीक है। तो बस इतना सा चीज थी यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन था। चलिए आगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, ठीक है। चलो इस बार हिंदी वालों की बच्चों की बारी। इसमें थर्ड क्वेश्चन कहता है दो सेब तथा एक अंगूर, मतलब सेब को x मान लेते हैं, सेब को x मान लेते हैं और अंगूर को y मान लेते हैं। अंगूर को क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चल रहा हूं, ठीक है। एप्पल्स को क्या कर लेते हैं? एप्पल्स और यहाँ पे ग्रेप्स, ठीक है। हमने एप्पल्स को क्या माना? x माना और ग्रेप्स को क्या मान लिया? y मान लिया। यहाँ लिखा है 2 kg सेब, मतलब 2 kg सेब मतलब 2x हो जाएगा, और 1 किलो अंगूर मतलब 1y हो जाएगा, 1 × y हो जाएगा। 160 रुपए में मिले, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लेता हूं मैं। द कॉस्ट ऑफ द 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल 2x हो जाएगा, 1 kg ग्रेप्स मतलब 1y हो जाएगा। ये कितने में मिले? 160 रुपए में मिले, ठीक है। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ द 4 kg, एक मंथ बाद मतलब 4 kg ऑफ एप्पल, 4 kg मतलब 4x हो जाएगा, और अंगूर कितना था? 2 kg, 2 मतलब 2y हो जाएगा, 300 रुपए में मिले, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे इस तरह से लिखा है 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य जो है 300 रुपए है। बस ये इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको ग्राफ के रूप में प्लॉट कर लेंगे आप लोग, अब प्लॉट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं कर ही देता हूं, आप लोग करोगे नहीं, ठीक है। एक ग्राफ के रूप में प्लॉट करते हैं। इसको करते हैं पहली क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूं x और y। एक बार x बराबर 0 रखेंगे, एक बार y बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखने पर y का मान कितना आ रहा है बताइए आप लोग? x बराबर 0 रखते हैं, यहाँ पे y का मान कितना आ रहा है? 160 आ रहा है,
ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 है और y का मान 160 आ रहा है तो प्लस का 160 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कहीं एक बार y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 80 आ जाएगा, x का मान यहाँ पे 80 आ जाएगा, प्लस का 80 आ जाएगा। इन दोनों को मिला देते हैं, ये हमारी एक लाइन बन गई, ठीक है। इसमें चलते हैं आगे, इसमें चलते हैं, यहाँ x और y में चलते हैं, x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। x बराबर 0 चलिए रखिए, x बराबर 0 का y कितना आया, y आ गया 150, ठीक है। और y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 0 और 150 यहाँ आ जाएगा और 0 75 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया इस तरह से। ये दोनों जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी आपस में, ठीक है। कैसी लाइन होगी, पैरेलल होंगी। आपसे पूछा नहीं गया पैरेलल होगी, बस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 मैंने आपकी पूरी कंप्लीट करा दी है और 9th वाले बच्चे जो भी हैं मैं कल से क्लास डाल दूंगा। अगर कोई 9th का बच्चा होगा उसको सजेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।